Hello dear students, myself KC sir and I welcome you all to Edviz Learning, Live to Learn. Dear students, in the last lecture ना हम लोगों ने सीखा था मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के बारे में। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, तो अगर आपको याद आ रहा है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर होता है एमीटर, जिसको हम यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए, बराबर। अब इन टूडेज लेक्चर ना स्टूडेंट्स हमको एक इंपॉर्टेंट लॉ सीखना है विच इज कॉल्ड एज बायो-सावर्ट्स लॉ। अब पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि ये लॉ को यूज क्यों करना है, व्हाई टू यूज दिस लॉ। तो कैसा है ना, हंस क्रिश्चियन ओयस्टर ने ऐसा बोला था कि अगर आपके पास एक तार है, इफ यू हैव अ वायर एंड बच्चों इस तार में से करंट पास हो रहा है, आपके इस वायर में से करंट पास हो रहा है, तो वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस होता है, बन जाता है, आपको मेमोराइज भी हो गया रहेगा, इतनी बार रिपीट किया, वायर के चारों तरफ बच्चों प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है स्टूडेंट्स वायर के चारों तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आपको याद आ रहा है इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जहां पे थंब शुड गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कर्ल्ड फिंगर्स ना स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, इतना हमको आता है। लेकिन अगर बच्चों किसी ने हमसे पूछा कि ये कैपिटल बी का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम नहीं निकाल पाएंगे अभी तक। डायरेक्शन तो बता देंगे राइट हैंड थंब रूल से, पर ये कैपिटल बी का वैल्यू कितना होगा वो नहीं बता पाएंगे। तो कैपिटल बी का वैल्यू बताने के लिए ना स्टूडेंट्स वी हैव अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज बायो-सावर्ट्स लॉ, एंड हमको ये लॉ अभी सीखना है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ? बायो-सावर्ट्स लॉ से पता चलेगा कि कैपिटल बी का वैल्यू कितना होगा। वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। क्लियर है? ओके। अब कैसे ना स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक वायर है, एनी लॉन्ग वायर वी हैव, एंड हम ना स्टूडेंट्स इस वायर में से कंसीडर करेंगे करंट फ्लो कर रहे हैं आई। आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर। हमारे इस वायर में से करंट फ्लो कर रहे हैं। हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मे बी एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा इस करंट कैरिंग वायर के वजह से, वो फाइंड आउट करना है। कैसा है ना स्टूडेंट्स, हमारा वायर बहुत लंबा है, द वायर इज वेरी लॉन्ग, तो इस पूरे वायर को कंसीडर ना करते हुए हम ना वायर का एक टुकड़ा कंसीडर करेंगे। वी विल नॉट कंसीडर द एंटायर लॉन्ग वायर, हम इस वायर का बस एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे। तो हम कहते हैं कि वी आर कंसीडरिंग अ स्मॉल पीस ऑफ वायर, एक छोटे से वायर का टुकड़ा हम कंसीडर करेंगे, पूरा वायर कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो एक छोटा सा वायर का टुकड़ा स्टूडेंट्स कंसीडर किया, उसका लेंथ हम कहेंगे डीएल। वायर का एक जो छोटा सा टुकड़ा कंसीडर किया, उसका लेंथ बच्चों कितना लेंगे, डीएल। डी का मतलब मैं आपको बता दूं, डी मीन्स स्मॉल। कभी भी कोई चीज आपको छोटा बोलना हो ना तो यू यूज डी। तो ये पूरे वायर का लेंथ अगर सपोज मान लो एल है, तो उसका छोटा टुकड़ा हम कंसीडर कर रहे हैं, वी कंसीडर इट एज डीएल। एंड ना स्टूडेंट्स हम ये डीएल को एक वेक्टर के हिसाब से सोचेंगे। हम ये डीएल को एक वेक्टर के हिसाब से सोचेंगे। तो अगर ये डीएल को मतलब कि वायर के एक छोटे से टुकड़े को वेक्टर की तरह सोचना है ना स्टूडेंट्स, तो मैं ये डीएल को सोचेगा उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। तो क्योंकि आपका करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में बच्चों आपका करंट होगा उसी डायरेक्शन में हम सोचेंगे डीएल का भी डायरेक्शन है। तो इसको हम कहेंगे स्मॉल एलिमेंट। नाम याद रखना, स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल क्योंकि छोटा है, एलिमेंट मतलब कि डीएल एक वेक्टर की तरह सोचा जा रहा है, सो दैट इज अ स्मॉल एलिमेंट। अब ना स्टूडेंट्स ये स्मॉल एलिमेंट से, मतलब ये जो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन है, ये स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी तक हम एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, तो हम डीएल से पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। एंड आप जानते हो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पॉइंट का पोजीशन दो, जो वो पॉइंट का लोकेशन देता है। तो ये पॉइंट पी का लोकेशन, ये पॉइंट पी का पोजीशन देने वाला जो पोजीशन वेक्टर होगा, दैट पोजीशन वेक्टर इज आर बार। पोजीशन वेक्टर इज आर बार। एंड इस आर बार का ना स्टूडेंट्स, आर बार का डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी के डायरेक्शन में एक अगर मैंने एरो ड्रॉ कर दिया, देन दैट्स अ यूनिट वेक्टर।
एंड ये यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये यूनिट वेक्टर आपको डीएल एलिमेंट से पॉइंट पी के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो आपका पोजीशन वेक्टर इसी आर के डायरेक्शन पे होगा। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? आपके इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इस पॉइंट पी पे आपको जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि डीबी। क्यों मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा? क्योंकि आपने वायर का टुकड़ा छोटा लिया ना, क्योंकि आपने वायर का टुकड़ा छोटा कंसीडर किया स्टूडेंट्स फॉर स्मॉल एलिमेंट, ये छोटे से टुकड़े के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ये छोटे से टुकड़े के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो छोटा ही होगा। तो हम लोग ना स्टूडेंट्स वो मैग्नेटिक फील्ड डीबी कंसीडर करते हैं एंड उसी डीबी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डीबी। अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि डीबी का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डीबी, तो वो आप बड़े आसानी से राइट हैंड थंब रूल से निकाल पाओगे। सोचो, ये आपका करंट है, ये आपका करंट है, ये आपका करंट है, जो देखो यहां पे ऊपर जा रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपका करंट यहां पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपका जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो अंदर जाएगा। करंट अगर ऊपर जा रहा है तो कर्ल्ड फिंगर्स अंदर जाएगा, तो हमने वही लिखा है कि हमारा डीबी का डायरेक्शन इज इनटू द पिच, अंदर जाएगा। ठीक है, हमको ये डीबी का वैल्यू निकालना है। तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, बायो-सैवर्ट्स लॉ में बायो-सैवर्ट ने टोटल 4 लॉज दिया, टोटल ही गेव अस 4 लॉज। हम लोग पहले लॉ के बारे में सोचेंगे। तो फर्स्ट लॉ में ना स्टूडेंट्स बायो-सैवर्ट ने यह बोला था कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बनेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि आपके वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। एंड ये बट ऑब्वियस वाली बात है, आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मिला किसके वजह से? करंट के वजह से ना। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे मिला करंट के वजह से, करंट फ्लो कर रहा है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर ना स्टूडेंट्स आपका ये करंट का वैल्यू ज्यादा होगा तो वायर के चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। मतलब कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बना पॉइंट पी पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हमारा करंट का वैल्यू कम होगा तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा ना स्टूडेंट्स, पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने इस वायर का जो टुकड़ा सोचा, टुकड़ा मतलब डीएल, वो डीएल का साइज कितना है। अगर स्टूडेंट्स आपने ये डीएल छोटा सोचा, इफ दिस डीएल इज स्मॉल, तो आपको जो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो छोटा होगा। एंड अगर ये डीएल का वैल्यू बड़ा होगा तो आपको पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड बड़ा मिलेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डीएल के साइज पे डिपेंड करता है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के लेंथ पे वो डिपेंड करता है। तीसरा ना स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि आपका ये जो पोजीशन वेक्टर है वो स्टूडेंट्स आपके डीएल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा। जैसे ही बच्चों ये थीटा का वैल्यू चेंज होता है, मतलब आप ये पॉइंट को थोड़ा नीचे लेके आते हो। अगर बच्चों आपने इस पॉइंट को इधर लिया, लेट्स से दैट द पॉइंट इज हियर, तो ऐसे टाइम पे आपका पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा, तो थीटा बदल जाएगा, तो यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी अलग आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट दिस पॉइंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एट दिस पॉइंट आर डिफरेंट। इवन दो बच्चों करंट का वैल्यू सेम है या आर का डिस्टेंस भी अगर सेम है, सिर्फ अगर डायरेक्शन बदल जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी बदल जाएगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थीटा पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन थीटा। ये थीटा है स्टूडेंट्स, ये थीटा। तो प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इस पॉइंट पी पे बन रहा है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल थीटा। साइन थीटा पे वो डिपेंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का साइन वर्जन। तो मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा पे डिपेंड करता है, ये आपके लर्न होने चाहिए। एंड स्टूडेंट्स ये लॉ है, लॉ। लॉ का मतलब स्टूडेंट्स दीज थिंग्स आर एक्सपेरिमेंटली सीन। एक्सपेरिमेंटली हर बार यही चीज होता है, नो वन विल आस्क यू टू थियोरेटिकली प्रूव इट। लॉ कैन नेवर बी थियोरेटिकली प्रूव्ड। लॉ को थियोरेटिकली हम प्रूव नहीं कर सकते, लॉ कैन ओनली बी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड एंड लर्नड। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये लॉज मिला है, तो आपको ये लॉ याद रखना है। अच्छा, लास्ट वाला ना स्टूडेंट्स, बायो-सैवर्ट ने ये देखा कि पॉइंट पी पे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये डिस्टेंस,
वो ये डिस्टेंस के स्क्वायर पे, डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपके पॉइंट पी पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एंड ये कॉमन सेंस वाली बात भी है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप इस वायर से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप इस वायर से दूर जाओगे, इस वायर के वजह से उस पॉइंट पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड घटेगा ना। देखो, अगर आप सोचो कि यहां पे मोबाइल फोन है, एंड अगर आपने सोचा कि ये वाईफाई राउटर है, ये वाईफाई राउटर है एंड ये मोबाइल फोन है, जैसे स्टूडेंट्स आपका मोबाइल फोन वाईफाई राउटर से दूर जाएगा, वाईफाई का सिग्नल कम होगा ना। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन को वाईफाई का सिग्नल मिल रहा था राउटर से। अभी आपका राउटर कौन है? आपका राउटर ये करंट कैरिंग वायर है। तो आप करंट कैरिंग वायर से अगर दूर जाओगे तो करंट कैरिंग वायर के वजह से मिलने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा ना, ऑब्वियसली। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। मतलब कि स्टूडेंट्स, अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया, अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड घटेगा 1/2 के स्क्वायर से। स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। अगर आपने डिस्टेंस को डबल किया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड 1/4 होगा। अगर आपने डिस्टेंस को ट्रिपल किया तो मैग्नेटिक फील्ड 1/9 होगा। समझ रहे हो? तो ये है बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो अगर मैं इसको वर्ड्स में बोलूं तो वर्ड्स में क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट पॉइंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट flowing through the wire. Magnetic field of induction through point P is directly proportional to length of the element. Magnetic field at point P is directly proportional to sine of the angle theta. Sine of the angle theta between dl and r vector. Magnetic field at point P is inversely proportional to square of the distance of the point from the wire. क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर मैंने इन चारों को कंबाइन किया तो मेरे को मिलेगा therefore magnetic field is directly proportional to I dl sin theta upon r square. Please remember this. This is the combined version of Biot-Savart's law, which is directly proportional to I dl sin theta upon r square. क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू से रिप्रेजेंट करूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू से रिप्रेजेंट करूं तो एक कांस्टेंट आएगा। मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट ऑफ मैग्नेटिज्म? तो मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट बच्चों होता है μ0/4π। μ0 को हम बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अपॉन 4π। तो ये आपके मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। तो हमारा जो dB होगा दैट इज μ0/4π इंटू स्टूडेंट्स I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको लर्न कर लो। दिस इज बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ स्टूडेंट्स, किसी भी पॉइंट पे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तुमको मिल सकता है। क्लियर है? अब ना स्टूडेंट्स हम इस बायो-सैवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे। मतलब बायो-सैवर्ट्स लॉ को हम यूज करेंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को निकालेंगे। रेडी? चलो, तो ना स्टूडेंट्स अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ B ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हमारे पास अगर एक लंबा स्ट्रेट वायर है तो उसके वजह से B का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे बेसिकली हम लोग ना बायो-सैवर्ट्स लॉ को यूज करेंगे। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बायो-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसा है ना स्टूडेंट्स, ये हम लोगों के पास एक वायर है। सो ये वायर में से क्या पास होगा? करंट पास होगा। एंड इस वायर में से करंट पास होने के वजह से इस वायर के बाजू में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो। तो ना स्टूडेंट्स हमने ऐसा सोचा कि करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। हमारे इस वायर में से करंट ऊपर जा रहे हैं एंड उस करंट का वैल्यू इज I। ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट इज I। हमको मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक, तो हम लोगों ने इस पॉइंट को पॉइंट P कह दिया। वी आर सपोज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो कैसा है ना स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा वायर का टुकड़ा सोचेंगे।
वी विल कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वायर, एंड अगर आपको याद आ रहा है वायर का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसको हम बोलते हैं डीएल एलिमेंट, एंड उसको हमने बाजू में ऐसे रख दिया. सो दिस इज द एलिमेंट डीएल. अच्छी बात है. अब ना स्टूडेंट्स लुक एट द कंस्ट्रक्शंस व्हाट वी हैव डन. ये हमारे वायर के एंड पॉइंट्स है, मतलब ये वायर यहां पे खत्म हो रहा है, वायर इज एंडिंग हियर. ये हमारा वायर यहां पे खत्म हो रहा है, वायर इज एंडिंग हियर. एंड स्टूडेंट्स एक वायर यहां पे खत्म हो रहा है, ये हमारे वायर के 2 एंड पॉइंट्स है. तो वायर के एंड पॉइंट से पॉइंट पी तक हमने डॉटेड लाइन बनाया. जो हमारा डीएल है ना स्टूडेंट्स, उस डीएल से हमने पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी की ओर ड्रॉ किया. फ्रॉम आवर डीएल वी आर ड्रॉइंग अ पोजीशन वेक्टर टू पॉइंट पी. क्लियर है. एंड ना स्टूडेंट्स हमने जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी एक बीच में मिडवे पे एक पॉइंट कंसीडर किया, एंड मिडवे से हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन पॉइंट पी तक ड्रॉ किया. ठीक. अब ना स्टूडेंट्स हम लोग अगर इसको रेफरेंस मानते हैं तो फ्रॉम दिस रेफरेंस अगर हमको ऊपर वाले पॉइंट तक जाना है, लेट्स से दैट इज पॉइंट पी, हमको रेफरेंस से ऊपर तक जाना है, तो वी हैव टू गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ना स्टूडेंट्स पॉजिटिव मानेंगे. We will consider this anti-clockwise direction as positive, and let's consider this angle na students as plus phi 1. Anti-clockwise direction plus phi 1. ठीक है स्टूडेंट्स. अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट पे है एंड हम लोग नीचे जा रहे हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट P था तो इसको R ले लेते एंड इसको S ले लेते, तो कंफ्यूजन ना हो. सो अब अगर हम लोग यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, तो अगर नीचे जाएंगे तो वी हैव टू गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज, तो अगर स्टूडेंट्स हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना नीचे, तो क्लॉकवाइज को हम लेंगे माइनस. सो विल कंसीडर दिस एंगल एज माइनस ऑफ फाई 2 बिकॉज इट्स क्लॉकवाइज. बाहर लिख देता हूं, विल से दैट इट इज माइनस ऑफ फाई 2. माइनस ऑफ फाई 2. क्लियर है. माइनस ऑफ फाई 2. स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल 90 डिग्री पे, दिस इज एट 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बराबर. ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इधर, ये वाला एंगल दिस वन, इस एंगल को स्टूडेंट्स हम कहते हैं थीटा. दिस एंगल इज थीटा. तो अगर ये एंगल थीटा है ना बच्चों, तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि दिस इज द एंगल दैट वी नीड ना, क्योंकि आपका पोजीशन वेक्टर ऐसा जा रहा है आर बार, तो पोजीशन वेक्टर एंड एलिमेंट डीएल के बीच में ये जो एंगल बन रहे हैं, यही तो लिखना है बायो-सावर्ट्स लॉ में. तो हाउ मच इज दिस एंगल, आप सोचो. आपको पता है कि एक पूरे ट्राइंगल में टोटल एंगल का एडिशन 180 होता है. तो अगर एक ट्राइंगल में टोटल एंगल का एडिशन 180 होता है, तो उस 180 में से 90 प्लस थीटा हो चुका है, तो जो चीज बचेगा दैट इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा. दिस इज द एंगल. बराबर. ऐड कर लो ना तीनों को, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, बचा 90 प्लस 90 कितना 180. बराबर. सो दिस एंगल ना स्टूडेंट्स जो आपके एलिमेंट डीएल एंड पोजीशन वेक्टर आर बार के बीच में बना, दैट एंगल इज 90 माइनस थीटा. अब इस डीएल के वजह से पॉइंट पी पे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको बोलेंगे डीबी. तो व्हाट इज डीबी? डीबी इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जो हमको पॉइंट पी पे मिला ड्यू टू दिस एलिमेंट डीएल. तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि एलिमेंट डीएल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो मिला, तो डीबी इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था, बायो-सावर्ट्स लॉ. बायो-सावर्ट्स लॉ स्टूडेंट्स ये बोलता है कि इट इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन ऑफ डीएल एंड आई के बीच का एंगल. डियर स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा डीएल एंड आई के बीच का एंगल, ये डीएल है एंड ये पोजीशन वेक्टर है, उसके बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा है आपके डीएल एंड आर के बीच का एंगल. सो वी कैन से दैट इट इज आई डीएल साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है. स्टूडेंट साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है. साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है. मतलब कि हमको मिलेगा देयरफॉर डी ऑफ बी इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब ना स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा? तो अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू देखते हैं तो ये थीटा है, दिस इज थीटा, तो हम ऐसे कहेंगे कि इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, एक काम करो, पहले आप यहां तक कॉपी कर लो, आई विल क्लियर दिस थिंग एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। यू कॉपी दिस मच। ओके, सो आई विल क्लियर दिस। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने ए सोच लिया, हमारे सेंटर से पी तक का डिस्टेंस ए, क्योंकि कॉस थीटा के लिए चाहिए ना एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस वी हैव कंसीडर्ड इट एज ए, एंड ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ये वाला, इसको हम बोलते हैं आर। ये जो साइज है स्टूडेंट्स, इस साइज को हमने एल कंसीडर किया है, दिस साइज इज एल। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ये +φ1 है एंड ये वाला एंगल -φ2 है, क्योंकि क्लॉकवाइज गए थे ना। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन जो पॉइंट पी पे मिलेगा दैट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एंड साइन 90 माइनस थीटा ना स्टूडेंट्स कॉस थीटा होगा। वहां तक तो आपने लिखा। अब हमको इंटीग्रेट करना है, बिकॉज डीबी इज अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ना, एंड हमको स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, हमको तो टोटल वायर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हमने इंटीग्रेट किया, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, बराबर। एंड इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? सो विल इंटीग्रेट फ्रॉम -φ2, -φ2 मतलब ये पॉइंट से -φ2 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है? +φ1 तक, -φ2 से लेके +φ1 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बराबर। कॉस थीटा स्टूडेंट्स क्या होगा? तो कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इफ दिस इज थीटा स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो थीटा का एडजेसेंट क्या है? ए, एडजेसेंट, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है? आर, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा क्या हो गया? ए बाई आर। मतलब कि स्टूडेंट्स व्हाट इज आर फ्रॉम दिस? आर क्या होगा? तो आर हो जाएगा आपका ए अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा नीचे, तो आर हो जाएगा आपका ए अपॉन कॉस थीटा। मतलब कि स्टूडेंट्स ये जो आर है ना, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर हियर। ठीक है, आगे tan थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? व्हाट इज tan थीटा? तो tan थीटा होगा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो थीटा का ऑपोजिट क्या है? एल, एडजेसेंट क्या है? ए, तो tan थीटा क्या हो गया? एल बाई ए। कैसा है ना स्टूडेंट्स, यहां से आपको एल का वैल्यू मिलेगा, एल इज ए tan थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो। अगर स्टूडेंट्स आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो एल का डेरिवेटिव डीएल होगा, ए आपका कांस्टेंट है नीचे आएगा, एंड tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो एल के जगह पे बच्चों डीएल आएगा, ए तो ए रह जाएगा, tan थीटा बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? आर को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड डीएल को सब्सटीट्यूट करेंगे। We will substitute the value of R and we will also substitute the value of DL। थोड़ा मैं आपको हाईलाइट करके देता हूं, कैसा है ना स्टूडेंट्स, ये आपका DL है, तो ये DL के वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट करना है। We will substitute the value of DL and dear students हम लोगों का जो R है वो ये है, तो इस R के वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है यहां पे। We have to substitute the value of DL and R। करते हैं? चलो ध्यान देना, अगर स्टूडेंट्स मैंने सब्सटीट्यूट किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई, वो तो कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन का लिमिट्स क्या था स्टूडेंट्स? तो इंटीग्रेशन का लिमिट्स था नीचे क्या है? -φ2 एंड ऊपर क्या है? +φ1। ये इंटीग्रेशन का लिमिट्स है।
इधर से इधर तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, -φ2 से +φ1। अगर आप देखो तो dl के जगह पे मैंने dl का वैल्यू डाला a sec square थीटा इंटू डी थीटा, आगे का cos थीटा स्टूडेंट्स एज इट इज है, बस मैंने dl का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है। द वैल्यू ऑफ dl स्टूडेंट्स इज रिटन एज a इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये dl के जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, बाकी सब एज इट इज। नीचे का स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो मैं r के जगह पे उसका वैल्यू डाल दिया है, तो ये r स्क्वायर था, ये उसका वैल्यू है, ये r का वैल्यू था, वो सब्सटीट्यूट किया। क्लियर है? अब ना स्टूडेंट्स अगर आप समझ पा रहे हो तो a स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब दैट इज नथिंग बट a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये डिनोमिनेटर का सेक स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर के सेक स्क्वायर थीटा के साथ ऐसा कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं? बिकॉज दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है एंड न्यूमरेटर में a है, तो न्यूमरेटर का a एंड डिनोमिनेटर का a स्क्वायर का a के कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर का a एंड डिनोमिनेटर का a स्क्वायर कैंसिल होगा एंड बचेगा क्या? सिर्फ a। तो उस a को ना स्टूडेंट्स बाहर ले लो, टेक दैट a आउटसाइड, मतलब कि आपको मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i डिवाइडेड बाई a अपॉन a स्क्वायर था, a के कैंसिल, तो इट इज a। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ φ2 से लेके प्लस ऑफ φ1 और बचा क्या अंदर? cos थीटा डी थीटा, सो इट इज cos थीटा डी थीटा। स्टूडेंट्स cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा? माइनस साइन थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये cos थीटा के जगह पे ना स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे माइनस साइन थीटा। कहने का मतलब वी शुड गेट b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस ऑफ साइन थीटा, बस खत्म। एंड लिमिट्स क्या है बच्चों? तो लिमिट्स है आपका माइनस ऑफ φ2 से लेके प्लस ऑफ φ1, माइनस φ2 से प्लस φ1, ये हमारा वैल्यू है। क्लियर है? अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ना स्टूडेंट्स अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ये cos स्क्वायर थीटा है डिनोमिनेटर में, cos स्क्वायर थीटा, सो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, ये तो सेक स्क्वायर थीटा है, एंड स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा है, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ये 1 बाई cos स्क्वायर थीटा है एंड ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। एक और चीज है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है एंड न्यूमरेटर में a है, तो a अपॉन a स्क्वायर, एक a कैंसिल होगा, a अपॉन a स्क्वायर, तो सिंगल a कैंसिल होगा। डिनोमिनेटर में एक a बचेगा जो बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में एक a बचेगा जो बाहर आएगा, तो ना स्टूडेंट्स हमको मिलेगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, डिनोमिनेटर का जो a है वो बाहर आया, एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ बचा क्या? सिर्फ cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा बराबर। एंड लिमिट्स क्या था स्टूडेंट्स? तो लिमिट्स था माइनस φ2 से प्लस φ1, तो नीचे डाल देंगे माइनस ऑफ φ2 एंड ऊपर डाल देंगे प्लस ऑफ φ1, ये लिमिट्स में इंटीग्रेट करना है बराबर। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन ना स्टूडेंट्स sin थीटा आएगा, अगर आप ध्यान से देखो। सो वी आर गेटिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a, cos थीटा का इंटीग्रेशन है sin थीटा, एंड लिमिट्स याद रखना, तो लिमिट्स क्या है? तो लिमिट्स है माइनस ऑफ φ2 से लेके प्लस ऑफ φ1। अब आप जानते हो हम क्या करते हैं, तो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन, तो थीटा के जगह पे अपर लिमिट डालना है यानी φ1, एंड थीटा के जगह पे फिर लोअर लिमिट डालना है यानी माइनस ऑफ φ2। सो इट इज अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यू विल गेट लाइक दिस, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूशन माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूशन, ये हमको इस तरह से मिलेगा, जहां पे φ1 क्या है? तो φ1 इज द एंगल जो कि हमने सेंटर से इस एंड पॉइंट तक मेजर किया है,
एंड -φ2 ये सेंटर से लेके ये बॉटम वाले पॉइंट तक का जो क्लॉकवाइज एंगल है दैट इज -φ2। क्लियर है? तो दिस बिकम्स स्टूडेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन ड्यू टू अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है। हमको स्टूडेंट्स ये मालूम है कि माइनस थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा स्टूडेंट्स माइनस साइन थीटा होता है एंड खुद इस थीटा के बाहर एक माइनस था, खुद इस साइन के बाहर इधर एक माइनस था, तो वो माइनस ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा विल बिकम प्लस साइन थीटा। तो ये माइनस एंड ये माइनस अगर बाहर आ गया तो यू विल गेट प्लस साइन ऑफ φ2 बराबर। तो ना स्टूडेंट्स हमको मिलेगा लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज μ0/4π I/a साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। क्लियर है? अब अगर स्टूडेंट्स हमने सोचा इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब स्टूडेंट्स कि ये जो वायर है ना ये ऊपर जा रहा है इंफिनिटी तक, एंड ये जो वायर है ना ये नीचे जा रहा है इंफिनिटी तक। तो आप समझो जैसे स्टूडेंट्स ये वायर ऊपर जाएगा इंफिनिटी तक, आपका ये जो φ1 है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा क्योंकि ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो ये φ1 बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब स्टूडेंट्स ये पॉइंट इंफिनिटी पे पहुंचेगा, जब ये पॉइंट इंफिनिटी पे पहुंचेगा तब हमारा ये एंगल 90 होगा। इंफिनिटी चांद, चांद इंफिनिटी है, तो जब ये पॉइंट इंफिनिटी पे पहुंचेगा ना स्टूडेंट्स, तो ये एंगल बढ़ते 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 इंफिनिटी पे दिस एंगल विल बिकम 90 डिग्री। तो आपका φ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार सोचो जब आपका ये नीचे वाला पॉइंट घटते 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 नीचे जाते 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 इंफिनिटी पे चला गया, जब हमारा ये वायर का पॉइंट इंफिनिटी पे चला गया तो φ2 कितना होगा, इंफिनिटी होगा। अगर आपका ये पॉइंट इंफिनिटी पे चला गया तो ये एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, क्योंकि पॉइंट नीचे जा रहा है तो एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, आपका φ2 बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब कि स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि व्हेन द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर होगा तो φ1 एंड φ2 दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री है। तो φ1 के जगह पे 90 डिग्री, φ2 के जगह पे 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है 1। मतलब कि स्टूडेंट्स हम कहेंगे φ1 φ2 बोथ आर 90, तो 90 90 डालो तो साइन 90 क्या होता है 1 एंड दूसरा वाला साइन 90 क्या होता है 1। φ1 φ2 दोनों का वैल्यू 90 90, साइन 91 साइन 91। मतलब कि स्टूडेंट्स वी शुड गेट μ0/4π I/a साइन 90 के जगह पे 1, साइन 90 के जगह पे 1, 1 + 1 कितना होता है 2, 1 + 1 is 2, तो यहां पे 2 आ गया एंड डिनोमिनेटर में 4 है, तो डिनोमिनेटर का 4 एंड न्यूमरेटर का 2 कटेगा एंड फाइनल आंसर स्टूडेंट्स दैट यू विल गेट इज B = μ0/2π I/a। ये स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एंड अगर कोई पूछे कितना लॉन्ग, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए B का वैल्यू इज μ0/2π I/a। याद रहेगा? वेरी गुड। तो ना स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल करते हैं। अगर आप देखो तो क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहे। सो बी इज क्वेश्चन मार्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के दूरी पर, मतलब कि दैट इज योर ए, 2 सेंटीमीटर। वायर से दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर, ये आपका डिस्टेंस है। वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें ना स्टूडेंट्स करंट का वैल्यू 5 एम्पियर का है। सो आई विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। तो करंट इज 5 एम्पियर, डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के दूरी पे 5 एम्पियर के करंट से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड का स्टूडेंट्स फॉर्म्यूला अभी अभी निकाला, B = μ0/2π I/a, अभी अभी किया बराबर। सो इट इज μ0/2π I/a। μ0 ना स्टूडेंट्स आप याद रखो, μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁷
ये म्यू नॉट का स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखना है। म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो आपको यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है। सो इफ इट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, हमने सोचा क्यों ना इसको 4 पाई कर दे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स 2 पाई को 4 पाई? तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो मैंने देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है, आई था ना अभी 2i हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई हुआ एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई, 4 पाई नीचे, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना आएगा 10⁻⁷। तो ना स्टूडेंट्स म्यू नॉट बाई 4 पाई ये जो चीज है, इस म्यू नॉट बाई 4 पाई को हमने 10⁻⁷ लिख दिया। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10⁻⁷। एंड आगे क्या है 2i अपॉन ए, सो 2 इंटू आई कितना है, तो i इज 5, i का वैल्यू 5 है, अपॉन a कितना है डिस्टेंस, तो दैट इज 2 इंटू 10⁻²। तो जब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो हमको मिलेगा विल बी 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमको मिलेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ना स्टूडेंट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन में देखो तो अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5.2 एम्पियर। तो हमारे स्ट्रेट वायर में से कितना करंट पास हो रहा है 5.2 एम्पियर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, यानी कैपिटल भी पूछ रहे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। 3.1 सेंटीमीटर के दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। सेम फॉर्म्यूला स्टूडेंट्स, क्या फॉर्म्यूला कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन ए, ये हमारे फॉर्म्यूला हो गया। तो अगर B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन ए, हम लोग इसको 4 पाई देखने का कोशिश करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ना स्टूडेंट्स हो जाएगा 10⁻⁷, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू। सो इट इज 2 इंटू आई, तो आई का वैल्यू कितना है, आई इज 5.2, तो 2 इंटू 5.2 अपॉन ए क्या है, ए आपका डिस्टेंस है 3.1 इंटू 10⁻²। तो आप स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसको सब्सटीट्यूट किया, तो फाइनल आंसर दैट वी विल गेट इज 3.35 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। एकदम सेम रिपीटेशन है लास्ट वाले क्वेश्चन का, जहां पे हमको करंट का वैल्यू दिया है, डिस्टेंस दिया है एंड हमसे पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, यानी B का वैल्यू कितना होगा। तो B का वैल्यू हम इस बेसिक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन ए। क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो उतनी दूरी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो हमको दिया हुआ है दैट इज 16 माइक्रो टेस्ला। 16 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, तो 16 माइक्रो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है। एंड कितनी दूरी पर है, तो 2.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। हमसे स्टूडेंट्स पूछ रहे कि व्हाट मस्ट बी द करंट, करंट का वैल्यू व्हाट, तो हमको करंट का वैल्यू निकालना है कि कितना करंट फ्लो होगा वायर में से, हाउ मच करंट विल फ्लो। फॉर्मूला तो वही है बिकॉज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, एज इट्स अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर फॉर्मूला इज स्टिल द सेम, दैट इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन ए। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों को ये 2 पाई को 4 पाई करना है, तो 2 पाई को 4 पाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू स्टूडेंट्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷ होता है। सो दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई विल बी कंसिडर्ड एज 10⁻⁷, एंड हमको फाइंड आउट क्या करना है, आई फाइंड आउट करना है। सो वी कैन से दैट दिस 10⁻⁷ गोज ऑन द अदर साइड, सो 10⁻+7 हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता है। हम लोग ना स्टूडेंट्स क्या करेंगे, B के जगह पे इंस्टेड ऑफ B हम वैल्यू पुट करेंगे, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻5। ये B का वैल्यू है स्टूडेंट्स, B का वैल्यू। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10⁻⁷, सो 10⁻⁷ गोज ऑन द अदर साइड, सो 10⁻+7, 10⁻+7। अच्छा, 2i अपॉन ए, 2i अपॉन ए, तो 2 गोज डाउन, सो इट इज डिवाइडेड बाय 2।
ए स्टूडेंट्स गोज अप, ए गोज अप एंड ए कितना है 2.4 सेंटीमीटर, दैट इज ए 2.4 इंटू 10⁻², सो इट इज इंटू 2.4 इंटू 10⁻²। ये पूरा ना स्टूडेंट्स, ये पूरा चीज आपको मिलेगा इक्वल्स टू आई, सो दैट एंटायर पार्ट इज इक्वल्स टू आई। सो हम कहेंगे दिस इज इक्वल्स टू आई। अब ये सारे वैल्यूज को आप सॉल्व करना, जब आप ये सारे वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आपको आई का फाइनल वैल्यू 1.92 एम्पियर मिलेगा। व्हेन यू सॉल्व दिस आई का वैल्यू आएगा 1.92 एम्पियर। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब ना स्टूडेंट्स हम लोगों को डिस्कस करना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। दो अगर हमारे पास वायर्स है पैरेलल, तो ये दोनों वायर्स में से अगर करंट पास होगा तो कितना फोर्स इन वायर्स पे लगेगा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स? तो ना स्टूडेंट्स पहला चीज आप याद रखो कि अगर दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में होगा, इफ करंट इन बोथ द वायर्स इज इन द सेम डायरेक्शन, तो फोर्स ना स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव होता है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द टू वायर्स इज अट्रैक्टिव। फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। कब फोर्स अट्रैक्टिव होगा? दोनों वायर पे लगने वाला फोर्स, जब दोनों वायर में से बहने वाले करंट का डायरेक्शन सेम होगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग इन बोथ द वायर्स इज सेम, तो दोनों फोर्स का वैल्यू अट्रैक्टिव होगा। वही ना स्टूडेंट्स अगर आपके करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट जो कि आपके फर्स्ट एंड सेकेंड वायर में से बह रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट, तो आपका जो फोर्स होगा जो दोनों वायर्स पे लगेगा, दैट फोर्स विल बी रिपल्सिव। आपका फोर्स रिपल्सिव होगा इफ करंट्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बट अगर आपका करंट सेम डायरेक्शन में, तो दोनों वायर पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो ना स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव होगा। फर्स्ट यू रिमेंबर दिस, फिर हम लोग ये प्रूफ तो कर ही देंगे कि कितना फोर्स लगेगा एंड क्या। बट यू रिमेंबर कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स होगा अट्रैक्टिव, एंड दोनों पैरेलल वायर्स में करंट का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो फोर्स होगा रिपल्सिव। नोट कर लो। हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा ये फोर्स लाइक डायरेक्शन के करंट में अट्रैक्टिव क्यों होता है एंड अनलाइक डायरेक्शन के करंट में स्टूडेंट्स रिपल्सिव क्यों होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो हम लोग स्टूडेंट्स ऐसा कहेंगे कि जरा ध्यान से देखना, ये हमारे दोनों वायर्स हैं जिसमें से करंट लाइक डायरेक्शन में जा रहा है। ओके कैसा है ना स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट वायर है, ये फर्स्ट वायर में बहने वाला करंट इज I1। फर्स्ट वायर में बहने वाला करंट इज I1। इस I1 के वजह से फर्स्ट वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज B1। फर्स्ट वायर में से जाने वाला करंट I1 है, उसके वजह से चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इज B1। डायरेक्शन कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? राइट हैंड थंब रूल। तो अगर मैंने राइट हैंड थंब रूल लिया, इफ आई टेक राइट हैंड थंब रूल, देन डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि यहां पे आपका B1 अंदर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल, तो B1 इज गोइंग इनसाइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा? क्रॉस। क्रॉस मतलब अंदर, सो B1 इज गोइंग इनसाइड, B1 इज गोइंग इनसाइड, बराबर। अच्छा अगर आप देखो तो सेकेंड वायर पे जाने वाला जो करंट है, द करंट इन द सेकेंड वायर, वो तो I2 है, सेकेंड वायर का करंट I2, एंड इस I2 के वजह से चारों तरफ बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इज B2। B2 का डायरेक्शन देखो स्टूडेंट्स, यू विल सी द डायरेक्शन ऑफ B2। तो डू यू अंडरस्टैंड कि यहां से आपका B2 बाहर आ रहा है, B2 इज कमिंग आउट, आउट तो डॉट एंड इन तो क्रॉस, B1 अंदर जा रहा है, B2 बाहर आ रहा है। अब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आपको याद आ रहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI। FBI तो B स्टूडेंट्स यहां पे अंदर है, B अंदर है, B1 अंदर है ना, B अंदर है। करंट किधर है स्टूडेंट्स? तो करंट ऊपर है। B1 अंदर है, करंट किधर है? करंट आपका ऊपर है। तो अगर स्टूडेंट्स आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट आपका ऊपर है, तो थंब किधर है? टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो सेकेंड वायर पे लगने वाला फोर्स इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। फिर से देखो इधर अगर देखो FBI, B किधर है? तो B आपका फर्स्ट वाले वायर पे बाहर आ रहा है, B बाहर आ रहा है, तो B इज बाहर। आपका करंट किधर है? तो करंट आपका ऊपर है, I1। करंट आपका ऊपर है, सी ऊपर,
करंट ऊपर है, तो करंट ऊपर है स्टूडेंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट ऊपर है, तो फोर्स किधर है? द फोर्स इज टूवर्ड्स द अदर वायर। तो आपको समझ में आया कि व्हाई द फोर्सेस आर अट्रैक्टिव। अगर आपका करंट दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में है तो। उसी प्रकार स्टूडेंट्स उधर देखो, अगर आपने उधर देखा तो यू विल सी दैट यहां पे आपका करंट ऊपर जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जाएगा B1। यहां पे स्टूडेंट्स आपका करंट नीचे जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल करंट नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे अंदर जाएगा B2। नाउ अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI, B किधर है? अंदर, FBI, B किधर है? अंदर, I किधर है? ऊपर, I किधर है? ऊपर, B किधर है? अंदर, फोर्स किधर है? अगर आप उस पे देखो तो आपका FBI, B किधर है? अंदर, I किधर है? नीचे, I किधर है? नीचे, B किधर है? अंदर, फोर्स किधर है? सो फ्रॉम दिस ना स्टूडेंट्स वी अंडरस्टूड दैट कि अगर हमारा करंट लाइक डायरेक्शन में होगा तो फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड अगर हमारा करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स इज रिपल्सिव। ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज बस हम लोगों ने ये समझ लिया कि अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है फोर्स रिपल्सिव, एंड अगर करंट लाइक डायरेक्शन में है तो फोर्स इज अट्रैक्टिव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स, दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। क्लियर है? तो आप ये पूरा टॉपिक आप रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एडविज लर्निंग लिव टू लर्न। कीप ऑन स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।